फ्री ऑसिलेशन में हम कहेंगे द ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। द एम्पलीट्यूड of the SHM does not change, sorry, amplitude of the SHM remains constant is called free oscillation. Free oscillation. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा था कि सिंपल पेंडुलम मोशन दैट इज द पार्ट ऑफ फ्री ऑसिलेशन मोशन। सिंपल पेंडुलम मोशन नेक्स्ट जैसे हमने कहा स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम, वो भी फ्री ऑसिलेशन का पार्ट है। स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम मोशन, तो फ्री ऑसिलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ में कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। सेकेंड टाइप का ऑसिलेशन अगर अपन देखें तो वो ऑसिलेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन नाम से ही पता चल रहा है, डैम्प मतलब वो ऑसिलेशन जिसकी एनर्जी टाइम के साथ में डैम्प होती है, जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में डिक्रीज होता है, उसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं द ऑसिलेशन the oscillation in which the oscillation in which the amplitude in which the amplitude decreases with respect to time, with respect to time is called damped oscillation, is called damped oscillation। अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन किस टाइप से, तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है या टाइम एक्सिस है, और हमने कहा टाइम के साथ में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। देखो डिक्रीज कैसे होगा, ये जैसे अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड है और इसमें एम्पलीट्यूड बेटा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ये अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज किस रिलेशन से होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड ए इक्वल्स टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम के इक्वल है। ये एम्पलीट्यूड जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस किस टाइप से डैम्प्ड ऑसिलेशन करेगा। मैथमेटिकल एनालिसिस अपन देख रहे हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में सबसे फर्स्ट जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये एक स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है। ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और एक मैंने एक वायर फ्रेम है वो इस ब्लॉक से अटैच की और उसको वाटर के अंदर इमर्ज किया बेटा, इस टाइप से अपने इमर्ज किया। अभी क्या होगा, इस ब्लॉक को अगर मैं ऑसिलेट करता हूँ तो बेटा जो टी शेप की जो वैन लगी हुई है वाटर के अंदर, वो मोशन को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। तो मोशन क्या होगी, डैम्प होगी। कैसे बेटा, सपोज अपन कह रहे कि ये ब्लॉक को मैंने नीचे बेटा डिस्प्लेस किया, तो अपन कह रहे कि इसकी वेलोसिटी v है और डाउनवर्ड जा रहा है। तो अपन कह रहे कि इस पर बेटा ऊपर की तरफ एक तो फोर्स के एक्स स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ,
क्योंकि जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो स्प्रिंग में एक्सपांशन होगा। और दूसरा बेटा एक डैम्पिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एफ डी। तो अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात करता हूँ यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे कि अगर इसी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स की बेटा बात करें तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा। एक तो होगा बेटा स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि डैम्पिंग फोर्स एफ डी। और जो डैम्पिंग फोर्स है वो डैम्पिंग फोर्स बेटा माइनस बी वी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स माइनस बी वी मतलब वी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है बेटा, इसको अपने एफ डी लिखा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि एफ आर इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बी वी के इक्वल होगा। और जो बी है उसको बेटा अपन कहेंगे डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट। तो बी यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है। पी बेटा अपन कह रहे कि स्पीड ऑफ द ब्लॉक है, स्पीड है। तो अभी अपन कहेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अपन कह रहे कि मोशन, जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा। तो इसको अपने माइनस एफ पी, ये हमने कहा। फोर्स बेटा क्या होता है, मास इंटू एक्सीलेशन, और एक्सीलेशन को अपन लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस बेटा अपन कह रहे कि बी, बी को अपन लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, प्लस के एक्स इक्वल्स टू बेटा जीरो होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बेटा बी अपॉन एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। ये जो इक्वेशन है उसको अपन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, अपने को डायरेक्टली याद रखना है। तो हम ये कहेंगे द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन is given by x equals to बेटा a of t एम्पलीट्यूड, ये अपन कह रहे कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वल होगा। ये इसका सॉल्यूशन है। और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जो a है एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा a नॉट e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम के इक्वल होगा। ये इसका एम्पलीट्यूड है जो टाइम वेराइंग है, टाइम के साथ में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अगर बेटा ओमेगा की बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर हम यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा बेटा अंडर रूट के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर एम स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एज ए फॉर्मूला बेटा अपनी को याद रखना, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर एम स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर बेटा इसकी एनर्जी देखें कि टोटल एनर्जी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होगा, और टोटल एनर्जी बेटा आपने देखा था एसएचएम में हाफ के ए का स्क्वायर बेटा, यहाँ पर ए टाइम का फंक्शन है तो हम ये लिख सकते हैं हाफ के, ये बेटा ए एम्पलीट्यूड को अपने लिखा ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम टा और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को मिलेगा हाफ के ए नॉट का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि टाइम पीरियड है, तो यहाँ से अपन कह रहे कि टाइम पीरियड ई टी इक्वल्स टू हाफ के
ए नॉट का स्क्वायर माइनस बी टी अपॉन एम के इक्वल होगा। ये इसका टाइम पीरियड होगा, सॉरी ये एनर्जी है बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द एस एच एम ई टी इक्वल्स टू हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम के इक्वल हो। अगर अपन कह रहे कि इसकी एनर्जी की अगर अपन बात करें बेटा, तो यहाँ से जैसे टोटल एनर्जी बेटा अपने को मिला ई टी इक्वल्स टू हाफ के ए नॉट स्क्वायर बेटा ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम बेटा, और एक हाफ के ए नॉट स्क्वायर, इसको बेटा मैक्सिमम एनर्जी कह सकते हैं ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम बेटा, ये इसकी टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी बेटा एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ में क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस एनर्जी का टाइम के साथ में बेटा अपन ग्राफ प्लॉट करें, ये टोटल एनर्जी है, ये बेटा अपन करें कि टाइम एक्सिस है। तो टोटल एनर्जी टाइम द टी इक्वल्स टू 0 पे टोटल एनर्जी क्या होगा ई नॉट, और ये एक्सपोनेंशियली इस टाइप से बेटा डिक्रीज होगी। ई टी इक्वल्स टू बेटा ई नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन एम के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि डैम्पिंग ऑसिलेशन है, ये इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है। इसमें बेटा याद क्या रखना है, एक तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, एक इसका ग्राफ ये अपने को याद रखना है। दूसरा बेटा अपन कह रहे ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको याद रखना है, क्योंकि ये 12th में जब अपन अल्टरनेट करंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कुछ इस टाइप की इक्वेशन अपन देखेंगे। फिर अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बेटा ए इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m, ये अपने को। और तीसरा बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, ये डाटा अपने को इसमें याद रखना। और एक डैम्पिंग फोर्स है, वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है, एफ डी इक्वल्स टू माइनस बी वी, बी यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट है। क्लियर बेटा? यस सर। यस, अभी अपन कह रहे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के बाद में नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन, थर्ड टाइप का जो ऑसिलेशन है दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है, तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे जैसे अपने एक का ट्यूनिंग फॉर्क है बेटा, ट्यूनिंग फॉर्क को अपन ने हिट करके टेबल के टच किया बेटा, तो अपन देखेंगे कि टेबल में भी वाइब्रेशन आ जाते हैं। तो जब भी कोई ऑसिलेशन किसी एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में होते हैं, किसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट में होते हैं, तो उसको अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। खुद का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, हमने ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मतलब ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करके टेबल को टच किया, तो ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर जो वाइब्रेशन था वो टेबल के अंदर ट्रांसफर हुआ। तो टेबल के अंदर वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के कारण है। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को अपन फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं द ऑसिलेशन ड्यू टू some external frequency is called forced oscillation। forced oscillation अभी फोर्स्ड ऑसिलेशन किस टाइप से होगा, यहाँ पे ये सिंपल अपन कह रहे कि एक स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है, ये स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक अपने अटैच किया है, ब्लॉक ऑफ मास एम है, और इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स है बेटा एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। ओमेगा डी बेटा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, इसको ड्राइव करने का काम कर रही है।
तो ओमेगा डी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको अपन कहेंगे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। इसको ऑसिलेट करने का काम ये एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। तो अभी बेटा अपन करें कि इस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में ये एक सस्टेन ऑसिलेशन करेगा, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहेगी। ये डैम्प होना चाहेगा बट एक्सटर्नल फोर्स इसको डैम्प होने नहीं देगा, मतलब इसमें भी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ में बेटा कांस्टेंट बना रहेगा। अभी अपन कह रहे कि सपोज ये बेटा इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ये ब्लॉक मूव कर रहा है, मतलब स्प्रिंग एक्सपांड हो रही है। तो स्प्रिंग में बेटा इस डायरेक्शन में एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा और दूसरा अपन कह रहे कि एक डैम्पिंग फोर्स बेटा लगेगा रेजिस्टेंस के कारण। डैम्पिंग फोर्स बेटा एफ डी वो भी इस एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर हम यहाँ पर नेट रीस्टोरिंग फोर्स बेटा देखें तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? तो यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स अगर अपन देखेंगे इसमें बेटा, तो रीस्टोरिंग फोर्स बेटा एफ आर इक्वल्स टू एक तो बेटा होगा माइनस के एक्स प्लस अपन कह रहे कि डैम्पिंग फोर्स प्लस बेटा एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट कॉस ओमेगा टी टी। ये हमने लिखा। डैम्पिंग फोर्स बेटा आपने डिफाइन किया था, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू वी के इक्वल होगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बेटा अपने पास है माइनस के एक्स माइनस पी वी प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी के इक्वल होगा। और इसको बेटा अपन एफ आर फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलेशन। एक्सीलेशन को बेटा अपन लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बेटा बी वी को अपन लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी प्लस अपन कह रहे कि के एक्स इक्वल्स टू अपन कह रहे कि एफ नॉट कॉस ओमेगा टी टी के इक्वल होगा। ये अपने पास है। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एन इंटू एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एम कॉस ओमेगा डी टी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका फोर्स द इक्वेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स द ऑसिलेटरी मोशन है बेटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स द ऑसिलेटरी, इसको अपन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स द ऑसिलेटरी मोशन बेटा, फोर्स द ऑसिलेटरी मोशन। अभी अपन कह रहे कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ above equation is given by solution of above equation is given by solution क्या होगा? तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी बेटा प्लस फाइव के इक्वल होगा। a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड बेटा होगा एफ नॉट अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर बेटा। ये अपन कह रहे कि इसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड इन फोर्स द ऑसिलेशन बेटा इस इक्वेशन से अपन देंगे एफ नॉट, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स है बेटा एम स्क्वायर। ओमेगा जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी में बेटा वो ऑसिलेट कर रहा है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा डी है उसको ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, दैट इज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। बी यहाँ पे बेटा डैम्पिंग कांस्टेंट है, बी डैम्पिंग कांस्टेंट है। और ए बेटा यहाँ पे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें जो फाई है फेज डिफरेंस है,
जैसे इक्वेशन में हमने कहा कि ये 5 फेज डिफरेंस है, जो tan फाई है वो बेटा अपने को मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर अपॉन बेटा b इंटू ओमेगा टी के इक्वल होगा। और हम लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू बेटा tan इनवर्स m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर अपॉन b ओमेगा डी के इक्वल होगा। दैट इज द फेज डिफरेंस ऑफ फोस्टर ऑसिलेटरी इक्वेशन। ऑसिलेटरी मोशन में फेज डिफरेंस बेटा इस इक्वेशन से अपन देंगे। अभी बेटा यहाँ पे एक कंडीशन अपन डिफाइन करेंगे, दैट इज रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन क्या है, तो सिंपल अपन कह सकते हैं इसी के अंदर बेटा रेजोनेंस कंडीशन अपन देख रहे। रेजोनेंस कंडीशन, तो जब अपन कह रहे कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है, और जैसे मैंने कहा ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और इस टेबल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाए, उस कंडीशन को अपन रेजोनेंस कहेंगे। ड्यूरिंग रेजोनेंस अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन मैक्सिमम होता है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में एनर्जी ट्रांसफर सबसे मैक्सिमम होगा। पूरी की पूरी एनर्जी बेटा अपन कह रहे कि टेबल को ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन में when the driving frequency when the driving frequency of the oscillation driving frequency of the oscillation is sorry when the natural frequency omega of the oscillation natural frequency of the oscillation is becomes equal to when the natural frequency of the oscillation is becomes equal to the driving frequency of when the natural frequency of the oscillation is becomes equal to the driving frequency of the driving frequency is called resonance. And during resonance, the amplitude of the oscillation becomes maximum. During resonance, the amplitude of the oscillation becomes maximum. ऑसिलेशन अपन कह रहे कि मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का मैक्सिमम होगा। और ए मैक्स होगा कितना बेटा, तो ए मैक्स को सिंपल अपन कह सकते हैं एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा डी। ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि ओमेगा डी इक्वल्स टू बेटा आपने ओमेगा रख दिया, ओमेगा और ओमेगा डी इक्वल है। तो ये जैसे अपने एम्पलीट्यूड अभी डिफाइन किया था, क्या था, एफ नॉट अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर। हमने बेटा इसको इक्वल कर दिया, तो ये टर्म क्या हो गई, जीरो। और ये टर्म जीरो होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या मिला, एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा डी। और इसका अगर एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के साथ में बेटा अपन कर्व प्लॉट करें, ये जैसे अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस है,
ये बेटा एम्पलीट्यूड है। तो इसका ग्राफ अपने को कुछ इस टाइप से मिलेगा। जिस मोमेंट पर बेटा ओमेगा, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी के इक्वल होगा, तब अपन कह रहे कि एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये बेटा अपन कह रहे देखो इसका मैक्सिमम है। और एम्पलीट्यूड बेटा अपन कह रहे डैम्पिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ये बेटा b1 है इसका डैम्पिंग कांस्टेंट, ये b2 है। अगर b1 b2 में अपनी को रिलेशन पूछा जाए तो बेटा कौन ग्रेटर होगा, b1 ग्रेटर होगा या b2? तो यहाँ पे देखो अपन क्या करें। सही, आप ग्राफ फिर से बता सकते हो, आपका यस, वॉइस कट हो रहा है। ओके। यहाँ पे अपन कह रहे हैं बेटा एम्पलीट्यूड और ओमेगा के अंदर अगर कर्व ड्रॉ करें तो एम्पलीट्यूड ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें बेटा अपन कह रहे हैं कि ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। जब ओमेगा ओमेगा डी के इक्वल होगा तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ पे मैक्सिमम है ये एम्पलीट्यूड। और ये डिफरेंट कर्व डिफरेंट डिफरेंट डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए है। जैसे फर्स्ट कर्व b1 डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए है, सेकेंड बेटा b2 डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि b1 और b2 इस ग्राफ की अगर अपन बात करें तो b1 लेस होगा तो a बढ़ेगा बेटा, है ना, b लेस होगा तो a बढ़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि b एम्पलीट्यूड बेटा इसका ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि a2 ग्रेटर देन बेटा a1 है, तो b2 लेस देन b1 होगा। ये अपन कह रहे कि डैम्पिंग कांस्टेंट में रिलेशन होगा क्योंकि a2 ग्रेटर देन a1 है और डैम्पिंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये कह सकता हूँ b2 लेस देन b1 के इक्वल होगा। अभी देखो इसका यूज कैसे आता है बेटा, कैसे अपन कह रहे फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के अंदर जैसे रेजोनेंस कंडीशन अपन उसको एक्सप्लेन करें तो अर्थक्वेक के अंदर जो छोटी बिल्डिंग होती है, स्मॉल स्टोरेज जो बिल्डिंग होती है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी उस स्मॉल जो कम स्टोरेज वाली बिल्डिंग है उसकी एम्पलीट्यूड मतलब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेती है। तो उसमें एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, उनमें ऑसिलेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ कहीं पर भी अर्थक्वेक आता है और जो नॉर्मल जैसे 7 स्केल का या 7 रिएक्टर का जो अर्थक्वेक आता है उसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है, जो शॉर्ट या स्मॉल स्टोरेज जो बिल्डिंग होती है उनको नुकसान होगा क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा ओके। होगा। अपन कोई जैसे कोई आर्मी बटालियन है किसी ब्रिज को पास मार्च पास करती हुई अगर पास कर रही है, परेड करती हुई, तो उनको ब्रिज पर जब वो जाएंगी तो उनको कहेंगे कि उनकी जो फुट फुटप्रिंट है उनको अपन कह रहे कि कदम ताल को चेंज कर ले। मतलब एक साथ ना हो, एक साथ लेफ्ट राइट ना हो। अगर एक साथ होंगे तो एक साथ फोर्स लगेगा, एक साथ वापस हटेंगे तो उस केस में उनकी एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उस ब्रिज के टूटने का डर रहेगा। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि उनको अपने पैरों के जो कदम ताल है उसको चेंज करने के लिए कहेंगे कि एक साथ ना हो, ताकि अपन कह रहे कि वहां पर रेजोनेंस कंडीशन ना हो। जैसे रेजोनेंस होगा एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा मतलब उसके टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अर्थक्वेक में भी ये मोस्टली देखा गया कि अच्छा, हाँ,